students, again welcome on the platform of Sahid Pramod B.Ed College, and for the course of BSc B.Ed integrated course we are taking chemistry part 1, and myself is Krishna Kumar, and today's topic of discussion is electronic configuration and Slater's rule. So electronic configuration, first of all I would like to discuss electronic configuration. I think this is not a new part. You have already studied these things in 10 plus 2 or 11 12 also, but since this is in your syllabus, so I will have to discuss. Okay, so electronic configuration is totally based upon Aufbau principle. Aufbau principle. एंड Aufbau प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल्स है वो उन एनर्जी लेवल के आधार पे सजाया गया है, यानी कि जिसका एनर्जी लेवल कम है उसको पहले रखा गया है, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता गया है, ठीक है, तो वैसा वैसा उसका स्थान बदलता गया है, यानी कि n+l रूल के आधार पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल प्लेस इन फर्स्ट ऑर्बिटल वेयर एनर्जी लेवल इज लेस. ओके, तो ये कल हमने बात कर लिया था, और कल हमने एक टेबल भी ड्रॉ किया था. उस टेबल का ही यूज करके हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझेंगे. कैसा किया था हमने? अगर यहाँ पे 1s है तो यहाँ 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d etc. तो अगर हमको एक ऑर्डर में सजाना है तो उसके लिए हमने कल एक एरो बताया था. ऐसा एरो डाल करके हम उसको अरेंज कर सकते हैं लाइक. तो अगर इसका अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में. देखो 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 4d and 5. Like that you can arrange the orbitals in the order of increasing order of energy. यानी कि अगर किसी भी एटम का if you have to find out the electronic configuration or write the electronic configuration, so order will be like this. So in the electronic configuration I will show you the electronic configuration up to Z is equal to 30, means atomic number 30 elements electronic configuration will be shown to. Okay, so I am writing here atomic number, this is element, and this is electronic configuration. So पहला वाला जो है एटॉमिक नंबर वो किसका है? 1 हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 1s1. दूसरा क्या है? हीलियम. दूसरा मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये क्या हो जाएगा? 1s2. तीसरा क्या हो जाएगा? लिथियम 1s2 2s1, क्योंकि 1s के बाद कौन सा आएगा? 2s. फिर चौथा दैट इज बेरिलियम. बेरिलियम का कितना होगा? 1s2 2s2. इसके बाद अब इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, सिंस ये जो है वो हीलियम का है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हीलियम और 2s, ऐसा भी लिख सकते हैं. इसको लिखने के लिए आप हीलियम
और 2s2। ये लिखने का मतलब है कि यहाँ तक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और उसके बाद 2s2 होगा, लेकिन एनीवे दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, फिर क्या आ जाएगा, बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक नंबर इज 5, तो 1s2 2s2। अब देखो, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये यहाँ से 2p स्टार्ट होगा, तो 1s2 2s2 2p1, 2 2 4 1 5, ये हो गया बोरॉन का। उसके बाद 6 किसका है, कार्बन का। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, पांच तक आपने देख लिया, एटॉमिक नंबर 5 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा। दिस इज इजी, आई थिंक देयर इज नो नीड टू discuss that much because this is the basic part already you might have studied in 11th and 12th, but anyway this is part of your 1s 2s 2। okay, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 6 का क्या होगा, कार्बन एलिमेंट है, इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p2। फिर 7 किसका है, नाइट्रोजन, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। इसके बाद 8 है ऑक्सीजन का, दैट इज 1s2 2s2 2p4। फिर ये 9 नंबर किसका, फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। फिर 10 किसका है, नियॉन, 1s2 2s2 2p6। और यहाँ पे हीलियम पहला इनर्ट गैस है और दूसरा इनर्ट गैस नियॉन है, किसका, इसका जो डुएट और ऑक्टेन दोनों पूरा है, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11 सोडियम, टेल मी 1s2 2s2 2p6। अब ये पूरा हो गया तो कौन सा आएगा अभी, 3s 1। उसके बाद 12 नंबर किसका, मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, फिर 13 नंबर किसका है, एल्यूमिनियम, आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक दैट इज एटॉमिक नंबर क्या है 13, तो 13 का कैसा लिखेंगे, 13 नंबर दैट इज एल्युमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब ये 3s2 तक आ गया है, ओके, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 3p1 3p1। उसके बाद क्या आ जाएगा 14 नंबर, एटॉमिक नंबर 14 किसका है, सिलिकॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15 नंबर टेल मी, फॉस्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 नंबर सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ऐसा भी काउंट करके आप एटॉमिक नंबर मैच कर सकते हैं। यू कैन मैच द इलेक्ट्रॉनिक नंबर बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स। ये इसका क्रॉस चेक करने का तरीका है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए यू कैन ऐड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिटल लाइक 2 2 4 16 12 एंड 16। 17 नंबर किसका है, दैट इज क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 नंबर आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। दिस इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस, ठीक है। अभी आर्गन तक आ गए। व्हाट इज 19,
19 किसका है? दैट इज ऑफ पोटेशियम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेशियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 4s यानी 4s1। दैट इज 20 नंबर किसका है? कैल्शियम। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। उसके बाद 21 नंबर किसका है? स्कैंडियम Sc। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ तक आ गया है, अब क्या आ जाएगा? 3d1। तभी तो होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। 22 नंबर किसका है? 22 नंबर एटॉमिक नंबर जिसका है वो है क्या? टाइटेनियम। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आराम से लिख सकते हैं। नाउ 23 वेंडेनियम। दैट इज वेंडेनियम का साइन क्या है? भी। इलेक्ट्रॉनिक इसका कन्फिग्रेशन कैसा लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3। उसके बाद आता है क्रोमियम। 24 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ऐसा होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन क्रोमियम इज अ एक्सेप्शन और इसका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमने लिखा है वो गलत है। अब पूछेंगे गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये 4s1 आ जाएगा और यहाँ पे 3d5 आ जाएगा। दिस इज ओनली फॉर क्रोमियम बिकॉज यहाँ पे 4s2 है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे हुंड रूल के हिसाब से तो ये सही है जो हमने लिखा था, लेकिन ये 4s1 जो है और 3d5 है, ये दोनों को स्टेबल करने के लिए ये दोनों स्टेबल होना चाहिए। दैट्स वाई पहला 3d5 में इलेक्ट्रॉन भरा है, फिर 4s1 में भरा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है। फिर क्या आता है? मैंगनीज 25 होगा। ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। उसका 26 नंबर किसका है? व्हाट इज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 26? कैन यू टेल मी? Fe, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। ठीक है, 26 एलिमेंट इज Fe। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। आप ऐड करके देख लो। 2 2 4 6 10 12 18 20 26। ओके, 27 किसका है? कोबाल्ट। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। क्योंकि ये जो 3d है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज 28? दैट इज निकेल। क्या हो जाएगा ये? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8. Now we are going ahead to 29.
9, that is copper. Copper 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d9. लेकिन ये दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया, जैसा क्रोमियम में पहला एक्सेप्शन था वैसा ही यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे 4s2 पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और 3d10 आ जाता है। और दिस इज अगेन फॉर स्टेबिलिटी। तो आपको क्रोमियम का और कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। नाउ 30, दैट इज जिंक। जिंक का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. Okay, so we have seen the electronic configuration from atomic number 1 to 30 और इसके आगे का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे यार दिखाया गया, यहाँ तो 4p, 5s, 4d अप टू सो ऑन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा दिया है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज टोटली बेस्ड अपॉन अबाव प्रिंसिपल, एंड इन द अबाव प्रिंसिपल द ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ देयर एनर्जी। So where the energy level is very less, okay, so electron will fill up that orbital first. So that's all from the electronic configuration part. I think there is no need to that much discussion. अगर आपको पूछा जाएगा तो इसका बेसिक्स आप लिख सकते हैं, और for that particular atomic number you can write down the electronic configuration. There are two exceptions you need to remember. First of all of chromium and second of copper, and you will study in the book. There are many other exceptions also apart from these two, so you need to remember those electronic configurations. Okay, so we have completed the day's lectures first part, electronic configuration. Electronic configuration आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। Now we are moving the our second part, that is Slater's rule, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये रूल क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो व्हाट इज स्लेटर्स रूल? स्लेटर्स रूल इज रिलेटेड बाय और रिलेटेड विथ nuclear charge. Nuclear charge. Okay, and this is also related with shielding effect. Shielding effect. So first of all we need to understand what is shielding effect. तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसा फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और ये इसके सेल्स, दैट इज sp,d,f, लाइकवाइज इसके ऑर्बिटल्स। मैंने आपको पहले क्या बताया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ओके, सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज at nucleus and negative charge at electron. यानी कि न्यूक्लियस के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। मीन्स देयर इज अ एट्रैक्शन बिटवीन that of nucleus and the electrons revolving around the nucleus. अब मुझे एक बताइए कि यहाँ जो attraction force होगा between electron and nucleus, ये सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम इस न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ठीक है, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इस ऑर्बिटल है, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, उससे कम यहाँ पे होगा।
यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज वेन एवर यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा? रिपल्सन। यानी कि धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जाते वक्त उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ते बढ़ते एक शिल्ड तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? शिल्ड। शिल्ड तैयार होने का मतलब होता है कि देयर इज सम रेसिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन दैट आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ड्यू टू दिस शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू दिस शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज गोइंग टू बी इंक्रीज। और ये जो शिल्ड तैयार हो जाता है, इसके कारण उसको जो चार्ज मिलना चाहिए वो चार्ज मिल नहीं पाता है, ठीक है, वहां पे कुछ न कुछ चार्ज का लॉस होता है। दैट्स व्हाई द चार्जेज एट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने की जरूरत क्या है? बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट charge which need to be here in outermost orbit due to this shield, So what is the shielding effect? First of all you have to write down this shielding। मेरे को लग रहा है कि अभी समझ में आ गया होगा कि shielding क्या है, shielding क्यों होता है। So shielding effect is defined as reduction in the effective nuclear charge in the electron cloud, due to difference in the nuclear force of the electron and the nucleus। यानी कि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स आता है उसमें डिफरेंस होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसमें कमी आती है। देयर इज रिडक्शन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, reduction in the effective nuclear charge in the electron cloud, and this is due to the difference in the nuclear force between electron and that of nucleus, and this is known as shielding effect। okay, this is known as shielding इफेक्ट। अब जब आप शिल्डिंग इफेक्ट समझ गए हैं तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्लेटर्स रूल। ये रूल क्या कहता है? स्लेटर्स इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द shielding constant। okay? अब आप समझिए
यानी कि निश्चित रूप से स्लेटर्स रूल इज रिलेटेड विथ शिल्डिंग, यानी कि शिल्डिंग का कांस्टेंट कैलकुलेट करता है। यानी कि इस रूल के माध्यम से आप शिल्डिंग कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, दैट इज शिल्डिंग कांस्टेंट, you can find out Z effective. Z effective is nothing but effective nuclear charge, and this is equal to Z minus sigma, where Z is atomic number for particular element and sigma is the shielding constant. यानी कि स्लेटर्स रूल जो है वो क्यों यूज होता है? टू फाइंड आउट द shielding constant. ये shielding constant फाइंड आउट करने के लिए we are having Slater's rule. So write down, Slater's rule is used to calculate the shielding constant sigma in multi-electron system and the electronic configuration system and the electronic configuration. यानी कि शिल्डिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर्स रूल का यूज होता है, ठीक है। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देयर विल बी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एंड टू फाइंड आउट द शिल्डिंग कांस्टेंट वी आर यूजिंग द स्लेटर्स रूल, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अब ये आप समझिए, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है शायद, ओके। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, वेयर Z effective is effective nuclear charge and Z is atomic number and sigma is shielding constant. Please note down this formula. This formula is very very important. अब ये हम कैसे निकालते हैं, ये रूल्स कैसा यूज करते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है और पार्टिकुलर ऑर्बिटल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एटम ले लो, जैसे 8 ऑक्सीजन का हमको शिल्डिंग कांस्टेंट निकालना है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 एंड 2p4। अगर आप दूसरे का लेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके, 3p6 4s2 लाइक दैट, उसके बाद 3d10 लाइक दैट। तो इसका पहला रूल क्या है कि ये जो 1s यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, जो सेकेंड ऑर्बिटल है, जो थर्ड ऑर्बिटल है, उसको आपको एक साथ करना है। क्या करना है, ग्रुप बनाना है। यू विल हैव टू मेक अ ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में भी रूल ऐसा है कि यू हैव टू मेक ग्रुप फॉर ओनली एस एंड पी, यानी कि अगर इसका ग्रुप हम बनाएंगे तो ये 1s2 एक ग्रुप में आ गया, 2s2 2p6 ये दूसरे ग्रुप में आ गया, 3s2 3p6
ये तीसरे ग्रुप में आ गया। नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, ये 3D भी तो है, इस ग्रुप में क्यों नहीं आएगा? तो 3D को एक अलग ग्रुप दिया जाता है। क्या जाता है? अलग ग्रुप दिया जाता है, यानी कि 3D10 इज अ डिफरेंट ग्रुप। ओके, फिर 4s2 ये अलग ग्रुप, और अगर कोई F का है तो उसका अलग ग्रुप, यानी कि 3D और 4F का अलग ग्रुप होता है, यानी कि 3 ग्रुप होता है। कौन सा? SP का एक ग्रुप, D का दूसरा और F का तीसरा। यानी कि इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको उसको क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। दिस ग्रुपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका यूज कैसा करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि इस ग्रुपिंग का हम यूज कैसा करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं। ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको हम nth सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth सेल, nth, n नंबर से। तो उसके एक पहले का क्या हो जाएगा? n-1। उसके एक पहले का क्या हो जाएगा? n-2। उसके एक पहले का क्या हो जाएगा? n-3। यानी कि अगर ये nth सेल है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है वो nth है, तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा? n-1। उसके पहले वाला n-2। उसके पहले वाला n-3। करेक्ट है? और फॉर S एंड P, S एंड P यानी कि आउटर ऑर्बिटल में अगर S एंड P है तो उसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू है वह nth ऑर्बिटल के लिए होगा 0.35, n-1 के लिए होगा 0.85, n-2 के लिए होगा 1, और फिर n-3 के लिए भी 1, और आप n-4, n-5 जितना आगे जाते जाओगे तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर S एंड P ऑर्बिटल के लिए। लाइकवाइज फॉर D एंड F ऑर्बिटल के लिए जो nth सेल में जो रहेगा उसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो होगा 0.35, n-2 के लिए होगा 1, n-3 के लिए 1, एंड जैसा जैसा आप n का वैल्यू कम करते जाओगे, यानी कि न्यूक्लियर के नजदीक जाते जाओगे, तो उसका वैल्यू 111 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका वैल्यू है? सिग्मा का इंडिविजुअल वैल्यू है फॉर पार्टिकुलर सेल। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं कि फॉर S एंड P ऑर्बिटल, if it is in nth cell, if nth cell is the outermost orbit, okay, so value of sigma is 0.35. For n-1 it is 0.85, for n-2 it is 1, for n-3 it is 1, and when you are going to decrease the value of n, like n-4, n-5, the value of sigma will remain 111 up to so on. And for D and F orbital, the value of sigma in the nth cell is 0.35, and for n- is 1, for n-2 1, and as soon as you will go decreasing order, it is going to be 1, यानी कि ये 111 ही रहेगा। अगर आपको इसको टेबुलर फॉर्म में याद रखना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको समझना। तो हम टेबुलर फॉर्म कैसा बनाएंगे वो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमको इसका न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। तो आप ऐसा बनाइए, इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3। ठीक है, पहला S एंड P ऑर्बिटल। तो अगर S एंड P ऑर्बिटल के लिए निकालना है तो nth सेल में कितना हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू? 0.35, और n-1 सेल में क्या होगा? 0.85, n-2 के लिए 1, n-3 के लिए 1। यहाँ पे अगर आप n-4 भी लिखते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अप टू सो। और फॉर D and F ऑर्बिटल, ओके,
इसका वैल्यू यहाँ पे 0.35, यहाँ से 1 1 1 1. So this table is very very important. You can take it down because it will be very useful while solving the numericals. अभी हम इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी सोल्व करके आपको दिखा देंगे इसका हम यूज कैसा करने वाले हैं. ओके, तो ये टेबल समझ में आ गया. यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर nth सेल में रहेगा तो उसका पर्टिकुलर सिग्मा का वैल्यू क्या क्या रहेगा. ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा. अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये क्या बना दिया आपने, लेकिन जब हम एग्जांपल बताएंगे, वेन एवर आई विल शो द एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड इट easily. क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन. यहां पे सेल का नाम नहीं दे रहा है कि कौन से पार्टिकुलर ऑर्बिटल का भी नाम नहीं दे रहा है कि कौन से पार्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन हैज टू बी कैलकुलेटेड. यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का निकालना है. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको समझना ये है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहीं पे तो निकलेगा, लेकिन आगे अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें मेंशन भी किया हुआ रहता है कि फॉर दैट पार्टिकुलर ऑर्बिट आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है. लेकिन यहाँ पे सिंस it is not mentioned, so by default you have to calculate the effective nuclear charge of outermost orbital. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7. तो आप पहला चीज क्या लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 3 हो गया. 2 2 4 3 7. अगर इसका आप ग्रुपिंग करेंगे तो एक ये ग्रुप हो गया और एक ये दूसरा ग्रुप हो गया. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर इसको आप nth सेल लेते हो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर इसको आप nth सेल लेते हो तो ये 1s1 क्या हो जाएगा? n-1 सेल. ठीक है, n-1 सेल. ठीक है, तो आपका सिग्मा क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, सिग्मा निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सिग्मा इंडिविजुअल. और ये केवल एक सेल के लिए नहीं होता है, nth सेल के लिए, फिर n-1 सेल के लिए. यानी कि अगर ये हम n सेल का निकाल रहे हैं तो प्लस आपको सेम चीज n-1 सेल के लिए भी निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो इस केस में हम इधर से चलेंगे. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो इसका रूल एक और याद कर लो कि जितना भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं. तो यहाँ पे कितना है? 5. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है वहां पे, यानी कि हमको 4 ही इलेक्ट्रॉन लेना है. ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है. किसका? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बाकी सबके लिए अप्लाई नहीं है. किसके लिए? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें से आपको जो भी वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन का उसमें से एक माइनस कर देना. तो यहाँ पे 2 3 5 है, तो 5 में से एक माइनस हो जाए तो कितना बचेगा? 4. यानी कि 4 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. और आप टेबल में देखिए एस एंड पी के लिए, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एस एंड पी है, उसके लिए nth सेल के लिए सिग्मा इंडिविजुअल का वैल्यू क्या है? आप देखो यहाँ पे एस एंड पी, और nth सेल के लिए इसका वैल्यू क्या है? 0.35. तो क्या हो जाएगा? 4 × 0.35. अब हम क्या करेंगे? 1s के पास आएंगे तो 1s2 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? 2 है, और इनटू n-1 और s एंड p के लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.85. तो आप यहाँ पे निकालेंगे 0.85. ठीक है, बिकम्स 3.9. तो अभी आपको समझ में आया क्या नाइट्रोजन के लिए हमने कैसा जेड इफेक्टिव निकाला? उसके लिए क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है, फिर उसको ग्रुपिंग करना है.
ग्रुपिंग करने के बाद जब इसको आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसमें से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू आपको फिर टेबल में देखना है कि फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर nth सेल दैट इज 0.35 plus number of electrons in n minus 1 cell that is 2 into what is the value of sigma for n minus 1 cell for s and p orbital that is 0.85. When you will calculate this, so this value comes to 3.1, and once you have calculated the value of sigma, you have to put the value in z effective is equal to z minus sigma, so you will get the z effective like 3.9. So I think this is very clear to you. Now there is another question. एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए एक एक इंटरेस्टिंग चीज केमिस्ट्री में है, ओके। सो यू विल टेक इट सीरियसली, देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन भी है तो क्लियर होएगा। नाउ राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3D सेल 3D ऑर्बिटल फॉर Fe, यानी कि आयरन के यहाँ पे मेंशन कर दिया है, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 3D ऑर्बिटल्स का यानी कि जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, उसका जेड इफेक्टिव निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया था क्या? नहीं किया था, इसमें मेंशन किया है। लेट अस सी। तो Fe का क्या होता है एटॉमिक नंबर, अभी मैंने तुरंत बताया आपको 26। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18। उसके बाद क्या आ जाएगा 3p6 के बाद 4s2 और 3d6। आप ऐड करके देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब हम ग्रुपिंग करेंगे इसका, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग इस 3d को हम पहले ले आते हैं, ठीक है। 3d6 एंड 4s2, ओके। तो ग्रुपिंग करेंगे तो एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3D ऑर्बिटल्स का ही हमको निकालना है। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हो गया 3D, ओके। अभी हमने ग्रुप बना लिया, 1s का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप और 3D का एक अलग ग्रुप। हम Sp के साथ D को कंबाइन नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर 3D को आप nth सेल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा n-1, ये क्या हो जाएगा n-2, ये क्या हो जाएगा n-3, ओके। तो अगर इसका सिग्मा का वैल्यू निकालना है तो हम इधर से चलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6, सिंस इट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कहने का मतलब यहाँ पे तो 4s2 है, वो नहीं बोल रहा हूँ। जो पूछा जा रहा है, जिस ऑर्बिटल का हमको पूछा जा रहा है कि इसका इफेक्टिव चार्ज निकालना है, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अगर इसको आप कंसीडर कर रहे हैं कि दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 1, क्योंकि एक कम करना है। कहाँ से कम करना है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहाँ से कम करना है। 6 - 1 इंटू फॉर nth सेल what is the value of n, value of that is sigma 0.35। और चूंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हम ले रहे हैं d को, तो आपको नीचे वाला टेबल प्रेफर करना है, ऊपर वाले टेबल में नहीं जाना है। और पर्टिकुलर s एंड p वैल्यू के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 6 - 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 उसके पहले वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 8, ठीक है। और n-1 के लिए यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n-2
ठीक है, n-2 यहाँ पे, तो 6 2 हो गया 8, 6 and 2 8, और यहाँ पे n-2 के लिए भी वैल्यू क्या है 1 है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, क्या हो जाएगा 2 इंटू n-3, उसके लिए भी वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0.35 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 8 8 16 2 18, यानी क्या हो जाएगा 8 5 13 6 1 7 1 8, यानी कि ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी कि 19.75 के आसपास आना चाहिए, 19.75। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसका जेड माइनस सिग्मा, व्हाट इज जेड 26 माइनस 19.75, कितना हो जाएगा ये 5.25, ओके। सो नाउ आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर, दिस इज 7.5, ठीक है, तो ये 5.25, सो यू हैव कैलकुलेटेड द जेड इफेक्टिव फॉर 3d ऑर्बिटल ऑफ आयरन। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं समझा देता हूँ, इसको ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करने के बाद जहाँ पे पूछा जाए उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लेना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है और यहाँ पे इसका वैल्यू लेना है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर 3d ग्रुप का है तो आपको नीचे वाले वैल्यूज कंसीडर करने हैं, तो डेट वैल्यू इज 0.35 फॉर n सेल, फॉर n-1 दिस इज वैल्यू 1, for n-2 1, and for n-3 is 1, and number of electrons is 6 plus 2 8, and 6 plus 2 8 and 2. So likewise you have calculated the value of sigma. Once you have calculated the value of sigma, so you can easily calculate the value of Z effective by the formula Z minus sigma. So now there are two questions which I am giving, you have to find out, ठीक है, so you can calculate on your own and please share the result, what result have come for Z effective। तो अभी आपको दो क्वेश्चन में दूंगा, वो दो क्वेश्चन आपको घर पे बैठकर सोल्व करना है और उसका रिजल्ट हमको शेयर करना है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने दिया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, मेरे पास ज़्यादा कुछ रिजल्ट आया नहीं है, इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सो कीप इट इन माइंड। अगर आप इसको ईजी वे में लोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव सेंट मी द रिजल्ट्स, आप सभी को शेयर करने हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर योर इंटरटेनमेंट, ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज, ओके। तो आपको ये घर के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, आपको बनाना है जेड इफेक्टिव, फाइंड आउट द जेड इफेक्टिव फॉर सिलिकॉन सल्फर, जेड इफेक्टिव फॉर सल्फर, पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप सल्फर का करके दिखाएंगे, और जेड इफेक्टिव फॉर, फाइंड आउट द जेड इफेक्टिव फॉर 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर वैंडेनियम। वैंडेनियम का होता है 23 और सल्फर का होता है 16। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अपने घर पे सोल्व करके और हमको इसका रिजल्ट शेयर करना है, विच इज़ वेरी इजी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मुझे कैसा लगेगा कि आपको इजी कैलकुलेट करने आता है, व्हेन एवर यू विल शेयर द रिजल्ट whether it is correct or not. So that's it from today's lecture. So we have discussed today the two parts. First part was electronic configuration and second was Slater's rule. So I think this is very clear. We have solved couple of examples, numericals based on that, okay. So in case of any query, you can ask me in the comment section, you will be given appropriate answer, and by tomorrow I will see the next part of the, I think there are few parts which remaining in atomic structure, so tomorrow we will see the another part, okay. Thank you very much.